जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कॉमर शीमा। मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्ते। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ईरान के एक तो खारजा मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन कोई इतनी उम्मीदें नहीं है। वो ओमान भी जा रहे हैं, रशिया भी जा रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है हडसन जी। इंस्टीट्यूट के अंदर, और वहां पे उन्होंने इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से, मेरा ख्याल है, कॉन्फ्रेंस थी, जिसपे राम माधव ने ये कहा कि हमने 50% आपने हम पे टैरिफ लगा दिया, आपके कहने पे रशिया से भी तेल नहीं खरीदा, आपके कहने पे ईरान से भी तेल खरीद दिया, और हम क्या करें अमेरिका को खुश करने के लिए। मतलब वो चीज बड़ी वायरल हो रही है। जबकि वहां पे एक और शख्स भी थे जो इंडो पैसिफिक के ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मुझे उनका नाम भूल गया। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है वो हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर, या हमारे जो इंटरेस्ट है वो वहां पे हैं। तो अगर एक पूरे पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया की है, पाकिस्तान तो फुल स्टॉप भी नहीं है। तो राम माधव उस पर हंस पड़े और उसने कहा, ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा आपसे। कैसे देखते हैं आप, एक तो जो राम माधव का हडसन इंस्टीट्यूट में आना, और ये जो अमेरिकन को बुलाना, लिजा कर्टस और सारों का, ये हाउ वुड यू अनअर्थ इट, और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप जाकर वॉल्टर रसल मीड और राम माधव को गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये 1-2 साल पहले भी हुआ था। तो राम माधव क्या, राम माधव इस, आप कह सकते हैं कि आरएसएस के सबसे ब्रिलियंट आइडियोलॉग हैं वो, और ही इज़ द थिंकर इन द आरएसएस में, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल। राम माधव ने अन्नहदा पार्टी, अन्नहदा जो ग्रुप है, जो सबसे बड़ा इस्लामिक मूवमेंट है दुनिया में, इंडोनेशिया में, जिसके लाखों मेंबर्स हैं इंडोनेशिया में, वो उनके साथ भी इंडोनेशिया में ही हैज़ बीन डूइंग। तो दुनिया में एक कंजर्वेटिव मूवमेंट्स जो हैं सारी दुनिया में, उनका एक ऐसा इवेंट होता है यूएस में हर साल, जिसमें लास्ट टाइम वॉल्टर रसल मीड भी थे, और मेरे ख्याल से राम माधव भी आए थे। तो दिस probably इज़ ए वॉल्टर रसल मीड इवेंट। और जो भारत का, जो साउथ एशिया का प्रोग्राम है, वो क़तरी फंडेड है बाय द वे, एट हडसन इंस्टीट्यूट। तो क़तरीज स्पॉन्सर करते हैं। देखिए, यूएई और क़तर वगैरह ने यहाँ पे अमेरिकन थिंक टैंक्स को बहुत पैसे वगैरह दिए हैं। आप फ्रीज हो गए हैं कमर साहब, ऐसा लग रहा है। हाँ। तो तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वॉल्टर रसल मीड, और वो जो पैनल था मेरे, जो उसमें आप मिस कर रहे हैं, आरएसएस के नंबर 2 भी आए हुए थे। जी। तो हाँ, तो वो साहब वाज एक्चुअली होस्टेड बाय वॉल्टर रसल मीड, जो एक बहुत पुराने अमेरिकन हिस्टोरियन है, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में उनका कॉलम भी आता है। सो सो देयर वाज मेनी पैनल्स, 3-4 पैनल्स थे, एक कमर्शियल पैनल वगैरह भी था। अ, तो पहले तो मैं आपको राम माधव की बात, राम माधव को काफ़ी जूते पड़ रहे हैं इंडिया में, एक्स पे जाके देखिए आप। उन्हें जो हाँ। स्टेटमेंट्स किया है, ही हैड टू टेक देम ऑल बैक, कि हाँ। मैं, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बातें की। देखिए, ये आरएसएस का पुराना है, गोरों के सामने बहुत ये बिछ जाते हैं, दे सर्वेंट की तरह हो जाते हैं। आरएसएस वाज प्रो ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। दे डिड नॉट अपोज द ब्रिटिश एट ऑल। इनफैक्ट ये वीर सावरकर वगैरह तो अपॉलोजीज वगैरह मांगे, आप गूगल करके देख लें उनकी हिस्ट्री आरएसएस की विद द ब्रिटिश एम्पायर। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एट ऑल। फ्रीडम स्ट्रगल कांग्रेस ने लीड की थी इंडिया में, और मुस्लिम लीग वगैरह ये थे ब्रिटिश के खिलाफ, बट आरएसएस वाज नेवर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये लोग कोशिश कर रहे हैं टू री राइट हिस्ट्री, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं इंडियंस के, जो बोले वो लाइक फिल्में बना लें, मे बी धुरंधर कहकर, तीसरा धुरंधर 3, जिसमें वो बता सकते हैं कि आरएसएस ने ब्रिटिश को मार मार के भगा दिया। तो इस तरह बना के वो पूरे मुल्क को जाहिल बना सकते हैं।
but they cannot change the history because the rest of the world is also writing history. लेकिन राम माधव ने बाद में अपोलोजाइज़ कर लिया एक्स पर के देखो हमसे गलती हो गई, इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्टली प्रोटेस्ट किया था, जो 50% इंडिया पे टैरिफ लगे थे। इंडिया ने कभी रशिया से, मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनको फ़ोन आया गालियाँ पड़े मुझे लगता है राम माधव को कि तुम क्या बकवास कर रहे हो वहाँ जाकर। इंडिया डिड नॉट स्टॉप बाइंग फ्रॉम रशियन ऑयल। इंडिया ने हमेशा, अगर आप जाके देखें, एटलीस्ट जो रणधीर जायसवाल है इंडिया के स्पोक्स पर्सन, मैंने उनसे एटलीस्ट 5-6 बार डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और फिर जो इंडिया के मिस्री साहब थे जो सेक्रेटरी, इन लोगों से बार बार सुना, जब पूछा गया कि हैज़ इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, उन्होंने कहा नो। उन्होंने यही कहा कि हम मार्केट को देखकर लेते हैं, और जो दूसरे ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा था इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड बाइंग रशियन ऑयल, लेकिन इंडिया नेवर स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये एक चीज़ आई हैव टू से। तो राम माधव वहाँ पे अपने आप को और इंडिया को अमेरिका के मतलब इतना परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से, दैट आर डेस्परेटली ट्राइंग टू लाई देयर वे, मतलब ये झूठ बोलकर अमेरिका को खुश करना चाह रहे हैं। कंजर्वेटिव थिंक टैंक है हडसन, दे आर थिंकिंग कि ये ट्रंप के करीब है। देखिए यही लोग ट्रंप, इस बार ट्रंप सरकार करके कैंपेन किए थे, याद है? यहाँ तक कि ट्रंप की पूजा होती थी भाई, आप जाके देखिए इंडियंस वर्शिपिंग ट्रंप, आपको गूगल करें वीडियोस मिल जाएंगे, पूजा कर रहे हैं मंदिर बनाकर डोनाल्ड ट्रंप की। ये सब राइट विंगर्स, इनका तो जब डोनाल्ड ट्रंप पलट गए ना इंडिया के खिलाफ, तो दे आर लाइक परप्लेक्स कि अब क्या करें, व्हाट टू डू, बिकॉज इट इज़ हर्टिंग इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जो बात कह रहा है, इट वॉज ट्रू। बाइडन ने कहा था कि the most consequential relationship of this century is India and US, ये कहा था। कुर्ट कैम्बल उसका नाम है जो बैठा हुआ था, कुर्ट कैम्बल बैठा हुआ था। हाँ, कर्ट कैम्बल तो साउथ एशिया, मतलब ही वॉज द एशिया एक्सपर्ट ना, वो एशिया एक्सपर्ट था। फिर वो इंडिया भी पोस्टिंग हुई थी शायद उसकी, ही वॉज एन एम्बेसडर टू वन ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। उसको एशिया जार कहते थे या साउथ एशिया जार कहते थे ड्यूरिंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। सो बाइडन ने क्लियरली कहा था कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशंस ऑफ दिस सेंचुरी, कहा था उसने कहा था कि क्वाड की जो मीटिंग्स होती थी, इट वाज जो बाइडन ने 2021 में क्वाड को लिफ्ट करके मेड इट हेड्स ऑफ स्टेट। ये जो बाइडन ने किया था, हेड ऑफ स्टेट की लेवल्स मीटिंग हुई थी, जो आखिरी मीटिंग बाइडन के घर में हुई यहाँ पर डेलावेयर में। उसके बाद से हेड ऑफ स्टेट मीटिंग्स हुई ही नहीं। 2024 में जो हुई थी अक्टूबर में, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन था ना, कि पहले मोदी ने कहा था कि मैं मारा-लागो जाऊंगा, ट्रंप से मिलूंगा, फिर दे ट्राई टू, फिर उनको पता चला कि भाई कमला हैरिस इज़ लीडिंग इन द पोल्स, तो उन्होंने कमला हैरिस से मिलने की कोशिश की, वो मीटिंग नहीं हुई, तो उन्होंने ट्रंप के साथ कैंसिल कर दिया, थिंकिंग दैट ट्रंप माइट लूज द इलेक्शन। एकदम इंडिया वॉज इन ट्रबल ना, कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाते, कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाती और ये मारा-लागो जाके ट्रंप के लिए कैंपेन करते, तो इट वुड हैव बीन वेरी ऑकवर्ड, राइट? तो वहाँ से ट्रंप चिढ़ने लगा मोदी से बेसिकली, कि इन्होंने कहा कि आएंगे, क्योंकि वो बार बार कहने लगा था ट्रंप के मोदी इज़ कमिंग, माय फ्रेंड मोदी इज़ कमिंग टू मीट विथ मी इन मारा-लागो, एंड ही डिडंट गो देयर। एक चीज़ जो आरएसएस के नंबर 2 आदमी ने कहा, मैं उस पर लिखूंगा बाद में, कि ही सेज इंडिया हैज़ नेवर इन्वेडेड, ये एक नया नैरेटिव शुरू हो गया, which is kind of rubbish. देखिए इंडिया एज ए नेशन स्टेट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। उससे पहले तो 700-800 साल तो इंडिया वॉज बेसिकली एन इस्लामिक कंट्री रूल्ड बाय मुस्लिम्स। पूरा का पूरा मुगल एम्पायर को ले लें, सल्तनतें थी। तो ये एक 800 साल 700 साल की इंडियन हिस्ट्री को ब्रैकेट कर देते एज इफ इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट। तो इंडिया स्टार्ट्स इन 1947 के बाद से, फिर उसके पहले आई डोंट नो, many of them are very ignorant, कम से कम वो बाबर से शुरू करते हैं 500 साल। By the way, this is the 500th year of Babar's invasion of India. वो जो आए थे 1526 में आए थे, ये 2020 500 साल हो गए बाबर को आकर। लेकिन वो बाबर से पहले भी तो आए थे, सल्तनतें थी दिल्ली में। इनफैक्ट बाबर ने तो इब्राहिम लोधी से जीता था ना, पानीपत की जो पहली जंग हुई। ही डिड नॉट विन इंडिया फ्रॉम हिंदूज, ही वॉन इट फ्रॉम अनदर मुस्लिम सुल्तान। तो उससे पहले की बातें करते।
भाई अगर आप अफगानिस्तान की बातचीत हुई तो रंजीत सिंह ने तो अफगानिस्तान कॉन्कर किया था, wasn't that a foreign invasion? And he ruled, मतलब पूरा फॉरेन पावर्स में द ओनली पर्सन हु सक्सेसफुली कॉन्कर्ड अफगानिस्तान वाज रंजीत सिंह। काबुल से फिर उनकी हुकूमत होती थी। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं इंडियन हिस्ट्री में वेयर इंडिया वाज नॉट इंडिया, इट वाज जस्ट ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ एम्पायर्स थे। यू शेयर्ड कल्चर्स भी नहीं कह सकते। जो नॉर्दर्न थे दे वर मोर अलाइंड विद द आर्यन एंड सेंट्रल एशियन कल्चर्स, जो ईरान से आए थे बनिस्बत साउथ की ड्रविडियन कल्चर्स। तो ये एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज इफ इंडिया वाज ए कंट्री दैट स्टूड देयर फॉर 3000 ईयर्स एंड डिड नॉट इन्वेड। इट इज़ रीड चाइना भी इन्वेड किया था भाई। मुझे हर्षा बोल के एक किंग थे, हर्षवर्धन, he invaded China. So there are many such examples, but ये बेवकूफ़ लोग वहाँ बैठ के सुन रहे थे, none of them knows India's history, or it was very funny to see what is going on. But it is interesting कि that this is not an Indian outreach, ये याद रखें, this is not an Indian outreach, this is an outreach by RSS. तो ये RSS की मीटिंग थी और मोस्टली और तो ये मेरे अब ख्याल गन से तो साफ इंडियन एम्बेसडर भी थे शायद वहाँ पे। आई डिड नॉट सी द जी फुल वीडियोस। इंडिया के एम्बेसडर भी थे जी। वो गन तो अब इंडियन फॉरेन ऑफिस को साफ करना पड़ेगा ना, कि जो वो राम माधव कर बैठे हैं, वो आए तो थे अपनी पीआर करने ना डॉक्टर साहब, जी लेकिन वो गेम उल्टी पड़ गई उनको। नहीं, मतलब ही इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट ना, मतलब ऑफिशियली उनका कोई स्टेटस नहीं है। मतलब ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बाद थोड़ा कम हो गया है उनका। हिज इन्फ्लुएंस इज़ लिमिटेड टू इनसाइड आरएसएस। और ये जो मतलब ओमान में वो लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए थे कॉल इंडिया फाउंडेशन का, तो वो कहते हैं कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है वो, इंडिया फाउंडेशन नाम का थिंक टैंक। और फिर वहाँ से सो एनीवे वी विल सी व्हाट ही डज। मैं उनको अपने शो पे बुलाना चाहता हूँ। इफ़ ही इज़ वाचिंग दिस शो यू आर वेलकम। आई वुड रियली वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि देखिए अगर वो अपने आप को एज ए रिलीजियस कंजर्वेटिव मूवमेंट के तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं आरएसएस को, देन इट इज़ वेरी मच इन अलाइनमेंट विद इस्लामिस्ट ना। इस्लामिस्ट भी तो राइट विंग कंजर्वेटिव मूवमेंट्स हैं। इसलिए उनका नहदा पार्टी के साथ काफ़ी नहदा जो लीडर जो इससे रिलीजियस मूवमेंट इन इंडोनेशिया, तो उनके साथ काफ़ी घुल मिल है। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स आगे चलकर जी। ये जो नाहदा है, ये डॉक्टर साहब, ये वो तुनिसिया में भी नहीं है, वो जो नहीं वो सुमैया अलग है। अन्नाहदा जो ट्यूनीशिया की है, दैट इज़ द मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ ट्यूनीशिया। ओके ओके जो नाहदा पार्टी नहीं है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जैसा जमाते क्या क्या इंडिया की जो उलमाओं की जमात है, क्या क्या कहते हैं, जमात हिंद, ये उलमा जो उलमा हिंद, इस्लाम क्या। हाँ उस तरह का है वो मूवमेंट। इट इज़ तो इट इज़ द बिगेस्ट इंडोनेशिया में। आप नाहदा गूगल कर लें, इंडोनेशिया नाहदा, राम माधव भी गूगल कर लेता हूँ मैं आपके लिए। तो यू कैन सी स्ट्रेंज बेड फेलोज, वाई डू फार राइट लीडर्स सपोर्ट, बोल के एक पहला आर्टिकल जो आ रहा है, स्ट्रेंज बेड फेलोज, वाई डू फार राइट लीडर्स सपोर्ट इंडोनेशियाज प्रमोशन ऑफ मॉडरेट इस्लाम। तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे केयरफुली। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अगर आप राम माधव निकाल दें सर्च में से, देन यू विल सी नाहदा पार्टी, नहदतुल उलमा, सॉरी मेरे से ज़रा सा गलती हो गई, इट्स नहदतुल उलमा। तो उलमाओं की पार्टी नहदतुल उलमा। बिल्कुल सही है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि इसमें क्या। ये जो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के बारे में इन्होंने कहा है, कुर्ट कैम्पबेल ने ये कहा है कि भाई आप पाकिस्तान तो फुल स्टॉप भी नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें, लेकिन असल में तो रिलेशन हमारा इंडिया के साथ है। आपको क्या लगता है, हैव द डेमोक्रेट्स नो अंडरस्टैंडिंग कि रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये जो तब्दीली आई है अमेरिका के अंदर ऑन इंडिया, क्या से एक रिपब्लिकन तब्दीली समझते हैं, या ये अमेरिका की सारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी ये तब्दीली आई? देखिए दो चीज़ें हुई हैं जो मेरा असेसमेंट है। जब मैं इंडिया गया था जनवरी में, मैंने ये बार जहाँ जहाँ गया मैंने ये बात कही है कि आई थिंक कि
जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है ओवरऑल उन्होंने थोड़ा इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया. दे डू नॉट सी इंडिया एज द सेवियर फ्रॉम चाइना. जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको प्रमोट करने की कोशिश की थी. India has made it clear many times कि if there is a war with China, we expect, अगर चाइना इंडिया पे हमला करता, we expect America to help us. लेकिन चाइना अगर अमेरिका पे हमला करता, इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. तो आपको याद है एशले टेलिस का एक आर्टिकल आया था फॉरेन अफेयर्स में सेइंग अमेरिका इज़ मेकिंग द रॉन्ग बेट. तो वहाँ से यू कैन सी कि देयर वाज दिस रिविजन के ओके सो इंडिया जस्ट वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम अमेरिका. ट्रेड और टेक्नोलॉजी वो चाहते हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू एवर बिकम एन एलाई और ए पार्टनर जिस तरह से इसराइल है या नेटो था. राइट. सो दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द यूएस बट नॉट डू एनीथिंग एल्स. वो एक अलग चीज़ है. That doesn't mean कि India is not very important for America. It is because India का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर या तो चाइना है या अमेरिका है. अबाउट $130 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता है इंडिया का. सर्विसेज में चले जाएं तो आप $200 बिलियन के करीब ट्रेड है. इंडिया की आईटी सर्विस कंपनी वगैरह दे आर ऑल डिपेंडेंट. सो फॉर इंडिया यूएस इज़ वेरी क्रिटिकल. ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इट आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा डाउनग्रेड ज़रूर हुआ बट दैट डजंट मीन कि इट्स नॉट ए ज़ीरो सम गेम. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में वो चल रहे हैं अभी भी. दे आर इन्वेस्टमेंट्स इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़. माइक्रॉन कंपनी जो चिप्स बनाती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं. अभी जो ख़बरें आई थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट फ़ोन कॉल था 40 मिनट का उस पर इलॉन मस्क भी थे. देयर इज़ ऑल दिस रूमर्स गोइंग ऑन कि ही वाज ऑन द टाइम. इंडिया ने डिनाई किया. इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया कि मस्क वाज नॉट ऑन इट बट यहाँ से लीक्स आ रहे हैं. सो देयर इज़ दिस अजम्पशन कि इलॉन मस्क वांट्स टू गो टू इंडिया. स्टारलिंक बेचना चाहता है. लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो बिकॉज के इंडिया इज़ द बिगेस्ट मिडिल क्लास दुनिया की. इंडिया में जैसा मैं आपको कहता हूँ ना 2 जर्मनी है इंडिया में. इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1450 मिलियन से ज़्यादा है. ठीक है. यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 गुना बड़ा है. लेकिन वो जो 5 पाकिस्तान है इंडिया में उसमें से एक इज़ लाइक जर्मनी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा. यानी जो टॉप 10% है इंडिया की वो बहुत अमीर लोग हैं. और टॉप 10% यानी 14 करोड़ भाई. आप 14 करोड़ लोगों की बात करें. 14 करोड़ इज 140 मिलियन. यानी इट्स लाइक सेइंग फ्रांस और जर्मनी को ज्वाइन कर लें आप. उससे भी बड़ा है ना. सो द रिच पार्ट ऑफ इंडिया इज बिगर देन फ्रांस एंड जर्मनी कंबाइंड. सो इट इज़ स्टिल ए वेरी अट्रैक्टिव मार्केट. आप कई चीज़ें बेच सकते हैं. आईफोन्स बेच सकते हैं, लैपटॉप वगैरह वगैरह. इंक्लूडिंग आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी इंडिया में. मैं एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बात कर रहा था. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहकर है. तो मैं ऐसी कैजुअली पूछा कि आप में से कितने लोग चैट जीपीटी पेड चैट जीपीटी लेते हैं, नॉट फ्री वाला. तो उन्होंने साफ कह दिया. वहाँ पे डीन बैठे थे. ऑल आवर फैकल्टी आर सब्सक्राइब्ड टू चैट जीपीटी विद पेड वंस. और पब्लिक में भी काफ़ी लोग थे. सो इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द वेस्ट. द सेम थिंग डजंट अप्लाई. पिछले 1 साल में जो भारत पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो अच्छे हुए हैं वो बहुत सुपरफिशियल है कमर जी. एक तो ट्रंप के वजह से हो रहा है, नंबर 1. नंबर 2 इनडायरेक्ट रिश्वत दे रहे हैं आप लोग बाय अलाउइंग दिस इडियट जैरेड कुशनर. चोर है वो, चोर है. उसका जो दामाद है उसको आपको उठा के लेकर आ गए तो चोरों की बारात समझिए कि वो जो क्रिप्टो करेंसी की जो डील हो रही है वो एक चीज़ है. और जो क्रिटिकल मिनरल्स, ये 3 चीज़ों की वजह से देयर इज़ ट्रंप फैमिली. मुझे नहीं लगता कि अगर कल ट्रंप हार जाते हैं इलेक्शन, इवन इफ रूबियो प्रेसिडेंट बन जाते हैं या जेडी वैंस, यू विल हैव टू हैव अ बेटर हुक टू हैव गुड रिलेशंस. क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए. देख लिए आप 2 साल से कुछ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आए हैं या नहीं. आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बंद कर दिया था पाकिस्तान में एंड विड्रू, एज अपोज टू
कि माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर गेट्स मोर पैटेंट्स देन माइक्रोसॉफ्ट सियाटल। आप फ़र्क देख ले खाली माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है इट इज़ वेरी डीप इंटीग्रेटेड। डायस्पोरा भी देखिए, तकरीबन 55 लाख का डायस्पोरा है यहाँ पर, 5.5 मिलियन का है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के मेन एडवाइज़र इज़ एन इंडियन अमेरिकन ऑन एआई, काश पटेल एफबीआई में है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है मतलब जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हैं दैट इज़ फार फार डीपर देन पाकिस्तान, और उसको ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप और आसिम मुनीर के रिश्ते आर मच बेटर देन ट्रंप एंड मोदी। दैट इज़ द थिंग। इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, एक अमेरिकन जर्नल ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि द ओनली रीज़न वाई सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ इज़ बिकॉज ट्रंप केम अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज गुड फ्रेंड मुनीर। कह रहा था तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज़ फायर सिर्फ मुनीर के कहने पर एक्सटेंड किया है, बट दिस इज़ वन जनरल सेइंग दैट, और नॉट एवरीबडी एल्स। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, वो अमेरिकन सिक्योरिटी टीम तो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, अमेरिकन आ नहीं रहे, ईरानी जो हैं वो आ नहीं रहे, बात कर नहीं रहे, वजीर खारजा आ रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या अंडरस्टैंडिंग? So they are saying that perhaps there might be a new dialogue in the next 36 hours to 72 hours कहकर खबर आई है कि अगले 3 दिन के अंदर शायद देयर माइट बी रिजम्पशन ऑफ सीज फायर। देखिए, जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। जो करंट सिचुएशन है वो सस्टेनेबल नहीं है कि हॉर्मुज़ बंद रहे और दुनिया मतलब बिगिन टू सफ़र। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट आपसे बात करने से पहले आई वाज एक्चुअली रिसर्चिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन साउथ एशिया के माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। तो सो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। मतलब ये सिचुएशन ऐसा इंडेफिनेटली गया तो दुनिया सारी प्रोटेस्ट करने लग जाएगी। दिल बिकम एंटी अमेरिकन एंड एंटी ईरानियन, द होल वर्ल्ड। चले मैं चलूँ, आई एम गोइंग live in थैंक another 1 minute. यू।